अध्याय 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार भाग 5। लेखांकन के सिद्धांतों की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किसी भी विधि के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हो सकते, उसी तरह लेखांकन के सिद्धांत भी सापेक्षिक हैं, अतः इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं जानते हैं। नंबर 1, सिद्धांतों की पूर्ण सूची का अभाव। अब तक लेखांकन सिद्धांतों की कोई पूर्ण सूची तैयार नहीं हो सकी है। कई बार विभिन्न जटिल समस्याओं को लेखाकार अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय करते हैं, जिससे लेखा विधियों में एकरूपता स्थापित नहीं हो पाती है। अतः इस कारण से अपूर्णता के कारण ये सिद्धांत सर्वमान्य एवं सर्वग्राह्य नहीं हो पाए हैं। नंबर 2, लेखांकन सिद्धांतों पर सामान्य स्वीकृति का अभाव। लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्यवसाय की प्रकृति एवं परिस्थिति के अनुसार लेखांकन के सिद्धांत पृथक पृथक महत्व रखते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं अपनी इच्छा अनुसार इन सिद्धांतों का प्रयोग करती हैं। कोई भी इकाई इन सिद्धांतों के पालन के लिए बाध्य नहीं है, जिसके कारण लेखाकार अलग अलग सिद्धांतों को उचित ठहराकर लेखे करते हैं, जिससे सिद्धांतों की व्यापक स्वीकृति नहीं हो पाती है, इसका अभाव रहता है। नंबर 3, सिद्धांतों के प्रतिपालन में भिन्नता। लेखांकन सिद्धांत को लागू करने के लिए पृथक पृथक कई ढंग हैं। अब तक जो भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, उन्हें सभी लेखाकार समान रूप से व्यवहार में नहीं लाते। व्यवसाय की प्रकृति, आवश्यकता एवं सुविधा को ध्यान में रखकर लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। लेखांकन में वैकल्पिक विधियों के प्रयोग से लाभ हानि के परिणामों में भिन्नता आ जाती है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे सामग्री के निर्गमन एवं मूल्यांकन या उसके अवक्षय यानी हास के आयोजन की कई विधियां हैं। इसी प्रकार से अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए बट्टा या आयोजन करने के लिए, करों पर प्रावधान करने के लिए कई वैकल्पिक ढंग होते हैं, जिससे संस्था के लाभ हानि और उसकी आर्थिक स्थिति में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण लेखांकन के अंतर्गत लेखों की तुलना करना संभव नहीं हो पाता है। नंबर 4, भावी अनुमानों का भ्रामक होना, डाउटफुल फ्यूचर एस्टीमेट। लेखांकन के कुछ सिद्धांत भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। ये अनुमान सदैव सही नहीं होते। इससे व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं हो पाती। जैसे स्थायी संपत्ति पर अवक्षय या हास की गणना करते समय संपत्ति का अनुमानित जीवन काल निकाला जाता है। यदि जीवन काल का अनुमान गलत हो तो हास की राशि भी गलत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप चिट्ठे में संपत्ति का जो मूल्य है वो सही प्रकट नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये भावी अनुमान पर आधारित होता है। नंबर 5, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। लेखांकन में केवल वही व्यवहार लेखांकन की विषय वस्तु बन पाते हैं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार व्यवसाय की विषय वस्तु नहीं बन पाते या लेखांकन की विषय वस्तु नहीं बन पाते, जिनका हम मुद्रा में प्रकट नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय के स्वामी का स्वास्थ्य, कर्मचारियों की कार्यकुशलता, ईमानदारी व्यवसाय के परिणाम को प्रभावित करती हैं, परंतु इन्हें लेखांकन में ध्यान में नहीं रखा जाता है। नंबर 6, सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। लेखांकन के सिद्धांतों का क्षेत्र सीमित होता है। ये सिद्धांत व्यवहारों के लेखांकन तथा वित्तीय विवरणों तक ही सीमित होते हैं। इससे लेखांकन की सभी विधाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 7, पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर स्पष्ट न होना। लेखांकन में कौन सी मदें पूंजीगत हैं और कौन सी मदें आयगत हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कर पाना कठिन कार्य है। कुछ व्यवसाय की परिस्थितियां एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है।
पूंजी एवं आगम में स्पष्ट न अंतर हो पाने के कारण वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। नंबर 8, आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर। लेखांकन के सिद्धांत देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और देश, काल और वातावरण का इन पर प्रभाव पड़ता है। लेखांकन के सिद्धांतों की उक्त सीमाएं यद्यपि लेखांकन में अवरोध उत्पन्न करती हैं, फिर भी लेखांकन के सिद्धांतों को लेखांकन में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है और वर्तमान में इसकी महत्ता बनी हुई है। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक देश में अपने नियम व कानून निश्चित होते हैं। यह नियम एवं कानून प्रायः प्रत्येक देश में अलग अलग होते हैं। इनमें समानता न हो पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रतिवेदनों की तुलना या इनका अध्ययन संभव नहीं हो पाता। अतः ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रतिवेदन में एकरूपता और तुलनात्मकता, पारदर्शिता स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल IASB ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन IRFS जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक व्यवसाय का सत्य एवं न्याय संगत वित्तीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप जारी किए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 1 IFRS 1। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमापों को अपनाना, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 2 IFRS 2 अंश आधारित भुगतान, शेयर बेस्ड पेमेंट से संबंधित है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 3 IFRS 3 व्यावसायिक संयोजन यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन से संबंधित है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 4 IFRS 4 बीमा संविदाएं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 5 IFRS 5 विक्रय एवं बंद हुई क्रियाओं के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड ऑन सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 6 IFRS 6 खनिज संसाधनों की खोजबीन तथा मूल्यांकन के लिए एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। उसके पश्चात नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 7 IFRS 7 वित्तीय विलेख प्रकटीकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन 8 IFRS 8 संचालन खंड, ऑपरेटिंग सेगमेंट से संबंधित है। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 9 IFRS 9 वित्तीय विलेख, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 10 IFRS 10 समेकित वित्तीय विवरण पत्र, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है। 11, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 11 IFRS 11 संयुक्त व्यवस्थाएं, जॉइंट अरेंजमेंट से संबंधित है। नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 12 IFRS 12 या 12 अन्य संस्थाओं की रुचियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 13 IFRS
13 या 13 उचित मूल्य माप फेयर वैल्यू मेजरमेंट। नंबर 14 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 14 IFRS 14 विनियामक स्थगन खाते रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 15 IFRS 15 ग्राहकों के साथ अनुबंध से आगम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 16 IFRS 16 पट्टा यानी लीज से संबंधित है। और नंबर 17 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप 17 IFRS 17 बीमा अनुबंध इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली के लाभ विश्वव्यापी संस्थाओं के लिए उपयोगी। इसमें विश्वव्यापी संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रतिवेदन संबंधित देश के नियम के अनुसार तैयार करने एवं इन्हें तुलनात्मक अध्ययन के लिए एकीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक के आधार पर तैयार किए गए प्रतिवेदन में यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यानी विश्वव्यापी जो संस्थाएं हैं वे संस्था के जो प्रलेख हैं उनकी आपस में तुलना कर सकती हैं। नंबर 2 विदेशी पूंजी प्राप्त करने में सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक से तैयार किए गए वित्तीय प्रतिवेदन में एकरूपता, तुलनात्मकता और पारदर्शिता का गुण होने के कारण विदेशी पूंजी प्राप्त करने में आसानी या सरलता रहती है। नंबर 3 विनियोक्ताओं के लिए उपयोगी। इसमें वित्तीय लेखांकन प्रणाली ऐतिहासिक अवधारणा के स्थान पर उचित मूल्य अवधारणा पर आधारित होती है, जिससे उद्योग की सही और वास्तविक स्थिति प्रकट होने के कारण जो विनियोक्ता हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको वित्तीय निर्णय लेने में सुविधा रहती है। वे आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि फर्म में या कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4 विदेशी पूंजी एकत्रित करने की लागत में कमी। इसमें वित्तीय विवरण पत्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक के अनुसार तैयार करने के पश्चात राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक के अनुसार पुनः तैयार करना आवश्यक नहीं होता, जिससे पूंजी एकत्रित करने की लागत में कमी आती है। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST। स्टूडेंट्स, वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया गया नया कर है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कोर्स में नया शामिल किया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसको जो है दूसरे पर या जिसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है, जो संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू होता है। इसमें केंद्र एवं राज्य का हिस्सा लगभग बराबर होता है, यानी बराबर की भागीदारी है। यह एक केंद्रीय कर है, सेंट्रल टैक्स है, जो कि उत्पादित अथवा निर्मित माल पर केवल एक ही बार लगाया जाता है। वर्तमान में यह कर पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस आदि तथा मादक पदार्थ, शराब आदि को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगता है, जिसकी दर 5%, 12%, 18% या 28% की निर्धारित दर से यह आरोपित यानी लगाया जाता है और वसूल किया जाता है। इसका अंतिम भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, दूध, दही, फल, सब्जियां, मांस, अंडे, पुस्तकें आदि कर से मुक्त रखी गई हैं। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST एक मूल्य वर्धित कर है, जो प्रत्येक स्तर पर केवल बढ़े हुए मूल्य पर ही लगता है। उदाहरण के लिए, यदि एक वस्तु का निर्माता रुपये 1 लाख का माल 5% GST की दर पर थोक विक्रेता को भेजा, तो ऐसी स्थिति में GST 1 लाख रुपये पर 5% अर्थात 5,000 रुपये होगी।
यदि थोक विक्रेता ने इसे फुटकर विक्रेता को 1,20,000 में बेचा तो इस पर जीएसटी बढ़े हुए मूल्य पर यानी 1,20,000 माइनस 1,00,000 बराबर 20,000 पर 5% की दर से 1,000 रुपये होगा। और यदि फुटकर विक्रेता ने उपभोक्ता को 1,70,000 में बेचा तो जीएसटी बढ़े हुए मूल्य 1,70,000 माइनस 1,20,000 बराबर 50,000 पर 5% की दर से 2,500 रुपये होगी। इस प्रकार प्रथम चरण में 5,000, द्वितीय चरण में 1,000 और तृतीय चरण में 2,500, कुल मिलाकर 8,500 कर के रूप में सरकार को दिया जाएगा। अब जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के प्रकार, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में वस्तु एवं सेवा कर को एकल कर माना जाता है, किंतु यह व्यवहार में 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, यदि वस्तु एवं सेवा की पूर्ति एक ही राज्य के भीतर हो, यानी वस्तु और सेवा की पूर्ति एक राज्य की सीमाओं के अंदर होती है, तो इसे ऐसी स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर का आधा भाग केंद्रीय वस्तु सेवा कर यानी सीजीएसटी तथा आधा भाग प्रांतीय या राज्य वस्तु सेवा कर एसजीएसटी होता है। दूसरा, यदि वस्तु और सेवा की पूर्ति राज्य के बाहर हो, ठीक है, इफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डन आउटसाइड ऑफ द स्टेट, आउटसाइड ऑफ स्टेट होगा यानी दूसरे राज्य से वस्तुएं भेजी जाती हैं या मंगाई जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में यह एकीकृत वस्तु सेवा कर यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी होगा, जिसका वितरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अब जानते हैं लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसीजर। वस्तु एवं सेवा कर की लेखांकन प्रक्रिया में वस्तु या संपत्ति के क्रय विक्रय और स्कंद या संपत्ति खाते के अतिरिक्त भी कुछ खाते खोले जाएंगे, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, आगत केंद्रीय वस्तु सेवा कर खाता, इनपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। नंबर 2, निर्गत केंद्रीय वस्तु सेवा कर खाता, आउटपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। नंबर 3, आगत राज्य वस्तु सेवा कर खाता, इनपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। नंबर 4, निर्गत राज्य वस्तु सेवा कर खाता, आउटपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। नंबर 5, आगत संयुक्त वस्तु सेवा कर खाता, इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। नंबर 6, निर्गत संयुक्त वस्तु सेवा कर खाता, आउटपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। और नंबर 7, आणविक या इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ वही, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इस प्रकार से हम इसकी लेखांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको हमारी वीडियो शीघ्र मिलती रहे। धन्यवाद।